नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज हैं तो 3 विषय, लेकिन शायद मैं एक ही विषय को ज़्यादा डिटेल में करूंगा क्योंकि विषय गंभीर है, सेंसिटिव है और मुझे ऐसा लगता है कि इसको सरसरी तौर की जगह मैं एक आपके साथ डिटेल में समझा दूं तो आपके लिए जो विषय मैंने चुने थे वो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे, जिसको कहते हैं ना, सबक लेने वाला है कि नहीं। दूसरा, जो शेयर मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रही है उस पर एक टिप्पणी, और एक छोटी टिप्पणी जो अयोध्या रेप केस के तौर पे अब जो पेश किया जा रहा है उसमें सेलेक्टिव लोगों का नाम किस तरह से सामने आ रहा है, इस पे एक टिप्पणी। लेकिन इन सब पे बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार, एक मुश्त भी हमारी आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है क्योंकि आपके आर्थिक सहयोग से हमारा चैनल सुगमतापूर्वक चल सकता है। तो सबसे पहली बात, बांग्लादेश के सबक हमें क्या लेने चाहिए। बांग्लादेश में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि शेख हसीना जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो देश छोड़ के भाग आई हैं। वो एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और उस प्रोटेस्ट की और इलेक्शन अभी हुआ है, मतलब वो भी कुछ 400 पार टाइप नारा लगा रही थी, तो बड़े मेजॉरिटी के साथ आई थी, लेकिन उनको उस इलेक्शन के 4-6 महीने के अंदर ही देश छोड़ के भागना पड़ा। ये क्यों हुआ और कैसे ये हुआ, इसको करने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। हम सबको पता है कि दिसंबर 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के एक हिस्से को लिबरेट किया और जो बांग्लादेश बना दिसंबर 1971 में, हालांकि एक इलेक्शन उससे पहले 1970 नवंबर में हो चुका था जो पाकिस्तान का संयुक्त इलेक्शन था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का संयुक्त इलेक्शन था, और उसमें अवामी लीग जो थी, वो जो शेख मुजीबुर रहमान जिसको लीड कर रहे थे, अभी मैं बात कर रहा हूं जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, उसमें करीब 74.9%, करीब 75% वोट के साथ 162 में 160 सीटें जीती थी, जो अब का बांग्लादेश है, जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था। 162 में 160 सीटें, कुल सीटें 300 थी, तो मेजॉरिटी इनकी पूरे पाकिस्तान की थी। लेकिन उस समय के जो पाकिस्तान के लोग थे, जो प्रेसिडेंट थे, जनरल साहब थे, भुट्टो थे, इन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था, और उसका खामियाजा ये हुआ कि बांग्लादेश बना। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की कैद में थे, वो वहाँ कैद से निकल के वापस बांग्लादेश पहुंचे और जनवरी 1972 में अवामी लीग की सरकार शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश में वजूद में आई। 1975 में बांग्लादेश में भी इमरजेंसी लगी, और जो उस समय का वो था, उसमें 73, एक चीज़ और समझ लीजिए, 73 में वहाँ एक इलेक्शन हुआ और उसमें प्रबल जीत के साथ मुस्लिम लीग आई, और इन्होंने आते ही एक चेंज ये किया शेख मुजीबुर रहमान ने। इन्होंने वहाँ कहा सिंगल पार्टी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें मुजीबुर रहमान एज प्रेसिडेंट। आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समानता लग रही है? सिर्फ मेरी पार्टी रहेगी, बाकी कोई पार्टी नहीं रहेगी। भारत में भी इस तरह की कॉल दी गई है, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, कुछ इस तरह की कॉल दी गई है। मैं समानता आप नोट करते चलिएगा, कुछ चीज़ें आपको खुद समझनी होंगी। अगस्त 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या होती, उनके परिवार के 17 लोग मारे जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी, उनके 3 लड़के, बहुएं, बेटियां, ये सब। शेख हसीना और उनकी छोटी बहन जो है वो उस समय मतलब बांग्लादेश में नहीं रहती हैं, बच जाती हैं, पहले हिंदुस्तान में आके शरण लेती हैं और फिर मतलब वो बच गई। वहाँ पे अब जो सत्ता जिनके पास आई वो मेजर जनरल जियाउर रहमान, फौज ने सत्ता संभाली और मेजर जनरल जियाउर रहमान उस सत्ता के वेग को काबिज किए। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वहाँ पे भी शेख मुजीबुर रहमान ने 1973 में कुछ 300 पार टाइप नारा दिया होगा, तभी 300 में 293 सीट आई। तो और वहाँ पे एक और सिस्टम है, वहाँ पे कुछ महिलाओं को जो सीट, जब जो पार्टी जीत जाती है तो कुछ महिलाओं को नॉमिनेशन के रूप में वहाँ ले आया जाता है। तो सिर्फ कहना यह है कि जब आप 15 सीटें थी, 15 की 15 अवामी लीग की, तो जब आप 300 पार टाइप नारा देते हैं और इस तरह का मैंडेट आपको मिल जाता है, और लोकतंत्र का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है कि वहाँ पे एक विपक्ष भी मजबूत हो, वो मिसिंग था। जब वहाँ इमरजेंसी लगी और जब वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान सत्ता में आए और उन्होंने वहाँ का प्रेसिडेंशियल सिंगल पार्टी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया और खुद प्रेसिडेंट बन गए।
ये ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे, आप खुद कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। अब इनकी हत्या हो जाती है और मेजर जनरल जियाउर रहमान सत्ता में आ जाते हैं। इसके बाद 30 मई 1981 में ये जो जियाउर रहमान जब सत्ता में आ जाते हैं तो वो भी एक पार्टी बनाते हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, चुनाव कराते हैं बाकायदा, और उसमें 300 में 207 सीटें उनकी पार्टी जीत के आती है। लेकिन चूंकि ये बंदूक के बल पे आए थे सत्ता में, हालांकि बाद में इन्होंने इलेक्शन कराया 30 मई 1981 में, उस इलेक्शन के कुछ ही 1-2 साल बाद जियाउर रहमान की भी हत्या हो जाती है। अब जियाउर रहमान की हत्या के बाद फिर फौज का एक वो हो जाता है, फौज सत्ता में आ जाती है, ये सब चलता रहता है। और 24 मार्च 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद वो प्रेसिडेंट बनते हैं और वो दिसंबर 1990 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो इलेक्शन होता है 1991 में, 1988 में एक इलेक्शन होता है, जातीय पार्टी उसमें जीतती है, वही जनरल साहब वाली। 1991 में बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो जियाउर रहमान, जो पहले जिन्होंने जो शेख मुजीबुर रहमान के बाद सत्ता में आए थे, उनकी पत्नी जो इनको खालिदा जिया के नाम से हम जानते हैं, वो BNP की सबसे बड़ी लीडर हैं, वो इलेक्शन जीतती हैं और प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। दोबारा फिर चुनाव होता है 1996 में। 1991 में BNP जीती, 1996 का चुनाव होता है और उस चुनाव, वो जब पहला चुनाव होता है तो उस चुनाव में खालिदा जिया 278 सीट जीतती हैं, इनकी BNP पार्टी 300 में से, और 30 में 30 रिजर्व सीट है जिसमें नॉमिनेशन होता है, वो तो ये कर ही लेती हैं। अब ये याद रखिए सारे सीक्वेंस क्या हो रहे हैं, क्योंकि ये रिपीट फिर हुए थे। अवामी लीग इस चुनाव का बहिष्कार की थी, उसने बायकॉट किया था, और उसका डिमांड ये थी कि चुनाव को एक केयर टेकर, एक इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट के संरक्षण में ही किया जाए, क्योंकि चुनाव इंडिपेंडेंट नहीं है। मैसिव मैंडेट है BNP का, लेकिन खालिदा जिया जीतती हैं चुनाव, लेकिन फिर वो आम जनमत देश के आगे झुकती हैं, और उस समय फिर से चुनाव 1996 में 2-4 ही महीने के बाद दोबारा फिर चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में अवामी लीग 300 में से 146 सीट जीतती है, एक गठबंधन की सरकार बनती है, और जो शेख हसीना है जो अभी भागी हैं वहाँ से, वो प्राइम मिनिस्टर फिर से बनती हैं। अब ये दोबारा फिर इन्होंने, ये फिर 96 में एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब मामला चलता रहता है, 2001 में फिर चुनाव होता है, 2001 में फिर खालिदा जिया जीतती हैं। खालिदा जिया जब 2001 में जीती तो वो 193 सीट्स आउट ऑफ 300 जीतती हैं। अब आ जाता है 2008 का चुनाव। 2008 के चुनाव में अवामी लीग, शेख हसीना उसको लीड करती हैं, खूब ठीक से, मतलब मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आती हैं, और फिर वो सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेती हैं, और फिर 2008, 2014, 2018 और 2024 4 चुनाव लगातार, 4 चुनाव जीतने का बहुत से लोगों का सपना है कि अब 3 हो गया, अब 4 लगातार जीतेंगे, किसी ने नहीं जीता है। तो अब वो 4 चुनाव लेकिन लगातार जीतती हैं, 4 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि 1-2 चीजें इसमें ध्यान देने वाली है। 2014 में ऑपोजिशन बायकॉट करता है, 22% केवल टर्नआउट होता है, लेकिन वो जीतती हैं। 2018 में जब चुनाव होता है और ऑपोजिशन बायकॉट नहीं करता है तो 20% से 80% वोटर्स टर्नआउट हो जाता है, लोग वोट देना चाहते थे। और फिर 2024 का जो अभी चुनाव है, इसके बारे में सिर्फ इतना बता दूं कि यहाँ 40% का टर्नआउट है, लोगों का कहना है कि केवल 10% लोगों ने वोट दिया। अब मैं जरा 2024 के कुछ समानताएं बता दूं जो आपको लगेगा कि हाँ, ये बात तो यहाँ कई जगह हो रही है, लोकतांत्रिक देशों में हो रही है, कुछ को लगेगा कि हमारे यहाँ भी हो रही है। इसका पहला ये है कि डिमांड होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, और ये कहा जाता है कि आप एक इंडिपेंडेंट केयर टेकर गवर्नमेंट बनाइए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो आपने बनाया है वो कॉम्प्रोमाइज है। बहुत से लोग आज भी भारत में मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं रहा है। ये समानता आपको दिखती हो सकता है आपको दिखती हो, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये डिमांड ऑलरेडी एक ज़माने में 1996 में अवामी लीग जो अब इस समय है, उन्होंने ये डिमांड की थी, और फिर उसके बाद
नेशनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट बनने लगी थी इलेक्शन के समय। लेकिन 2011 में अवामी लीग ने इसको चेंज करके कहा था कि नहीं इलेक्शन कमीशन हम बनाएंगे। अब दूसरी समानता देखिए, इस 2024 के इलेक्शन में फॉरेन ऑब्जर्वर्स बुलाए जाते हैं। आपको याद है, और बहुत सी वो हैं जहां पे इस वाले इलेक्शन में 2024 में क्यों बीजेपी फॉरेन ऑब्जर्वर्स बुला रही थी ये नहीं समझ में आया। फॉरेन ऑब्जर्वर इस बारे में भी बुलाए गए, क्या दिखाने की जरूरत थी? दिखा के ले जा रहे थे, देखिए ऐसे वोट पड़ता है, ऐसे क्यों दिखा रहे थे? क्या प्रूफ करना चाहते थे? यूएन को भी बात थी, बांग्लादेश में भी यही होता है। कुछ 100 के ऊपर फॉरेन उनको ऑब्जर्वर्स को बुला के ये बताया जाता है कि देखिए कितना फ्री एंड फेयर हुआ है। लेकिन यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों के स्टेट की तरफ से जो ऑफिशियल आता है उसमें आता है कि द इलेक्शन इज नॉट फ्री एंड फेयर, और यूके से आता है कि भाई जो मिनिमम इंग्रेडिएंट्स फॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए डेमोक्रेसी के, वो नहीं उसका पालन हुआ है। अब आ जाइए, अब एक और समानता देखिएगा। इलेक्शन कमीशन 2024 इलेक्शन बांग्लादेश में पहले कहता है कि 28% वोट पड़े थे, फिर पता लगता है कि नहीं वोट करीब 40% पड़े हैं। इस तरह की बात हमारे यहाँ 4.5 करोड़ वोट कहाँ से आए? अभी तक हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्सप्लेनेशन उसका नहीं दिया। मैं सिर्फ समानताएं आपसे बात करता चल रहा हूँ। अच्छा, अब एक और समानता देखिए। खालिदा जिया जो थी, जो लीडर ऑफ द मेन ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी जो उनकी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और 2018 में उनको 5 साल की सजा दे दी जाती है कि भाई एक आपका ऑर्फनेज करप्शन केस था, अनाथालय का कोई करप्शन केस था, उसमें आपको 5 साल की सजा है 2018 में। फिर वो सजा बढ़ा के कर दी जाती है 10 साल। हमारे यहाँ भी कितने लीडर्स को जेल में डाला गया है, इसी तरह के कुछ चार्जेस है ना, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो महाराष्ट्र के, एक लिस्ट पूरी लाइन लगी हुई, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। समानता में सिर्फ आपसे कहूं कि आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह की समानता है। और सिर्फ यही नहीं होता है, खालिदा जिया के जो बेटे हैं, जो ये होता है कि भाई मां जेल में चली गई तो बेटा लीड करेगा, तारिक रहमान, उनको बताया जाता है कि 2004 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 24 वर्कर मारे गए थे अवामी लीग के, उसके मास्टरमाइंड वो थे और उनको आजीवन कारावास दे दिया जाता है। वो इंग्लैंड में इस समय, जहां तक मेरी वो है, वो शायद यूके या इंग्लैंड में कहीं पॉलिटिकल असाइलम लिए, वो भागे हुए हैं। वो जब जेल में आएंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा और उनको आजीवन ही उनको बार कर दिया गया है इलेक्शन लड़ने से। हमारे यहाँ भी इस तरह की कोशिश हुई थी कि नहीं हुई थी? राहुल गांधी को 1 साल के लिए आपने बार किया था, कोशिश लगातार है कि कैसे बार किया जाए इलेक्शन में। मैं समानताएं की सिर्फ बात कर रहा हूं। अब वो मेन ऑपोजिशन की हालत उन्होंने ये कर दी। एक चीज और समानता, 300 में 224 तो अवामी लीग ने डायरेक्ट जीते इस 2024 में, और जो 64 इंडिपेंडेंट जीते हैं वो करीब करीब डमी कैंडिडेट्स हैं अवामी लीग के, क्योंकि मेन ऑपोजिशन पार्टी ने इसका बायकॉट किया है इस इलेक्शन का। और जो 50 नॉमिनेटेड लोग होते हैं, मतलब जो सीटें होती हैं जहां पे होता है कि भाई ये लोग लड़ेंगे, वहां पे इलेक्शन नहीं हुआ, वहां पे सब लोग निर्विरोध चुन लिए गए, कोई इलेक्शन नहीं। हमारे यहाँ भी निर्विरोध का एक है ना कि इसका पर्चा खारिज करा दो, इसका वो कर दो। हमारे यहाँ भी, इस हिंदुस्तान में भी इस बार निर्विरोध चुने गए, पर्चा खारिज हुआ। लास्ट मिनट में लोगों ने अपने पर्चे वापस ले लिए एक पार्टी विशेष के कैंडिडेट के सपोर्ट में। अब एक चीज और बता दें, ये कहां से ये ट्रिगर हुआ? ट्रिगर ये हुआ कि 1 महीने पहले, करीब जुलाई के पहले हफ्ते में, जॉब कोटा को लेके, जॉब का भाई बेरोजगारी वहां भयंकर पराकाष्ठा पे है। बेरोजगारी की एक जो फिगर है कि 17 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ बेरोजगार वहां रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह की फिगर्स हमारे यहां भी है। मैं इसलिए सिर्फ समानता कह रहा हूं, ये देश को चलाना में आपको रोजगार भी देना आपकी वो है। अगर आप नहीं देंगे तो लोग आपको हटाएंगे आपके पद से। एक तो ये है। दूसरा, किया क्या उसमें, जो जिस वजह से लोगों का गुस्सा आया, इन्होंने एक तो जॉब नहीं थे, उस जॉब में 30% कोटा कहा कि 1971 के जो बांग्लादेश लिबरेशन में जिन लोगों ने भाग लिया था उनके घर वालों को, उनके किथ और किन को हम एक जॉब कोटा दे रहे हैं। और वो सारे लोग, ये माना गया, वो अवामी लीग के लोग थे, तो अवामी लीग के लिए जॉब कोटा है। अब स्टूडेंट्स में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा रोष हुआ और उन्होंने, वो सड़कों पे उतर आए
फर्स्ट राउंड में करीब 200 लोग मरे, वहाँ स्टूडेंट्स शहीद हुए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया अभी जुलाई के ही किसी दिन में, 20-22 जुलाई करीब, और उसने 30% से इसको 5% कर दिया। हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं। अब मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो वहाँ से भागे हैं, कल वो जब भागी हैं, तो लोगों का गुस्सा है, लोगों का गुस्सा इतना है जो जिनको मतलब वोट तो 40% मिले थे, लेकिन टेक्निकली वो भाई 264 सीटों के 224 सीटें उनके पास थीं। उनके जो पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो बंगबंधु थे, जिनकी इतनी रिस्पेक्ट थी, हम सबको याद है, उनकी मूर्ति तोड़ी गई। इनके घर में घुस के, इनके बेडरूम में, मतलब इनके घर को तहस नहस किया गया। उनके यहाँ से फ़ोटो, किताब, उनके फ्रिज में से खोल के खाना, जो एक इस तरह के हम लोगों ने नज़ारे कभी और भी देखे थे किसी और जगह, ये लोगों ने गुस्से में किया। पार्टी ऑफिस घुस गए, यहाँ घुस गए, वहाँ घुस गए। अब क्या हुआ कि जनरल वक़ार-उज़-ज़मन जो हैं, जो आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और उन्होंने कहा है कि अब हम सारी पार्टियों से वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक नई सरकार बनेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट या कुछ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो खालिदा जिया हैं, जिनको जेल में आपने पहले 5 साल के लिए और फिर 10 साल के लिए डाल दिया था, उनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि प्रोटेस्ट शांत नहीं होगा जब तक इस तरह की बातें नहीं होंगी। एक चीज़ और जान लीजिए, ये सारा सत्ता परिवर्तन, जब कल रात, सत्ता परिवर्तन नहीं, जो सत्ता से दमदार सरकार जो चुन के आई थी, वो केवल 6 घंटे में सब कुछ हुआ है। कल दिन में कोई 11 बजे लॉन्ग मार्च टू ढाका की बात हुई। आपको समानता नहीं नजर आ रही है? किसान क्या किए थे? किसान भी तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे। 750 शहीद हो गए थे हमारे यहाँ। ढाका का लॉन्ग मार्च था, और उससे पहले ये समझ में आ गया कि ये वो है, और शेख हसीना को एडवाइस किया गया कि आप वहाँ से तुरंत निकल जाइए। वो इतनी हड़बड़ाहट में निकली हैं कि न उन्होंने अपना सामान पैक कर पाए, न वो एक लास्ट स्पीच होती है, फेयरवेल स्पीच या कुछ, वो भी नहीं दे पाई। वो वहाँ किसी तरह से हेलीकॉप्टर से उड़ के हिंदुस्तान आ गई हैं। हिंदुस्तान में भी उनको रखा गया है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान उनको पॉलिटिकल असाइलम नहीं दे सकता है। उसका कारण यह है कि देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, गलत हो रहा है, वहाँ के लोग सही हैं, गलत है, ये उनकी लोगों की मर्जी है। ये बांग्लादेश के आवाम का निर्णय है कि शेख हसीना को रहना है या नहीं रहना है, ठीक थी नहीं ठीक थी, हटाना। इस पे हम लोगों का किसी भी तरह का कोई कमेंट करना उचित नहीं है। हम इससे केवल सबक ले सकते हैं। और दूसरी मुश्किल क्या है कि अगर हम आज इनको अपने यहाँ शरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनको शरण दे रहे हैं, जिसको बांग्लादेश का मेजॉरिटी आवाम दुश्मन मान रहा है देश का, तो बिना बात के भारत की बांग्लादेश में जो आने वाली सरकार है, जो भी सरकार है, उससे तलखियाँ बढ़ेगी, आम बांग्लादेशी से आपकी तलखी बढ़ेगी। 2 बातें स्पष्ट कर दूं। एक मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, सबको ये लगता था कि ममता बनर्जी बहुत ट्रिगर है अपने खट से। ममता बनर्जी ने बिल्कुल ठीक से एक धैर्यवान और एक ऐसे नेता के रूप में उन्होंने अपने स्टेटमेंट से दिया है जिसको राष्ट्र की ज़्यादा फिक्र है। उन्होंने स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर दिया, बिना अनसर्टन टर्म से, कि हम पूरी तरह से भारत सरकार के निर्णय के साथ हैं। ये कोई प्रदेश का झगड़ा नहीं है, ये 2 देशों की बात है, और केंद्र की जो भी सरकार जो भी निर्णय करेगी, हम उसके साथ 100% हैं। तो ममता बनर्जी ने एक बहुत ही मैच्योर और बहुत ही देश के प्रति के हित में एक स्टेटमेंट दिया है। एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। अजीब सी बात मुझे ये लगी है कि एस जयशंकर जी उस ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाए थे। मेरे हिसाब से अगर प्राइम मिनिस्टर उस मीटिंग में खुद चेयर करते तो उस मीटिंग की ताकत और उस मीटिंग का मैसेजिंग पूरे दुनिया में दूसरे ढंग से जाता। एस जयशंकर अगर उस मीटिंग में सारे ऑपोजिशन के लीडर्स गए, लेकिन अगर मोदी जी उसको चेयर करते, उसकी ताकत ज़्यादा रहती, उसका जो मैसेजिंग थी वो ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जो भी हो, ये सेंसिटिव बात है, और इस पे किसी भी देशवासी को, अब यहाँ पे चल रहा है वो एक ट्रोल आर्मी का, और वो जो फैक्ट्री है वो अपना काम कर रही है, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। कोई आप गलत टिप्पणी वो नहीं, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है। लेकिन डेमोक्रेसी में पीपल्स विल सर्वोपरि होती है। मैं बहुत छोटे में आपको शेयर मार्केट की बात कर दूं। हमारे यहाँ शेयर मार्केट कल करीब
जिसको जो लोग समझते हैं BSE करीब 2,500 पॉइंट टूटा है, मतलब 2.7% एक दिन में गिर गया है। बड़ी वो थी, आज सुबह फिर ऊपर खुला फिर नीचे खुला। ये पूरी तरह से ऑपरेटर्स इसमें काम कर रहे हैं। इसमें जैसा बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस समय आप स्टॉक मार्केट से दूर रहिए अगर आप शेयर में कुछ खरीदते बेचते हैं। एक कुछ लोगों की राय यह है कि एक हफ्ता आप अपनी स्क्रीन भी मत खोलिए, आप दाम भी मत पूछिए, इसको आगे चले जाने दीजिए, क्योंकि इसमें अगर कोई शेयर मार्केट में एंटर करता है तो उसके हाथ जलने की पूरी संभावना है। मैं और डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय खत्म हो रहा है। और एक में अयोध्या रेप कांड जो हुआ है, जिसमें सेलेक्टिवली एक यंग लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है। कुछ लोगों का कहना है रेप हुआ है, कुछ लोगों का कहना है रेप नहीं हुआ है, लेकिन छेड़छाड़ तो हुई है। उसमें सेलेक्टिवली नाम रिलीज किया गया 2 लोगों का, एक मुसलमान का और एक यादव का, कि ये 2 लोग उसके मुख्य आरोपित हैं। लेकिन मुख्य आरोपित उसमें 10-12 लोग और हैं, जिसमें वो सारे हिंदू हैं सब, और उसमें राजपूत हैं, उसमें ब्राह्मण हैं, उसमें वैश्य हैं, उसमें सब जाति के हैं, पूरा स्पेक्ट्रम है। तो हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम बनाने से चीज़ें और मुश्किल में होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। किसी भी बच्ची के साथ अगर ये हो रहा है तो ये आप इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए, आप समाज की जो समस्या है और जो वो है उस पर बिल्कुल सज़ा दीजिए। और जो सज़ा आप उस मुसलमान को दे रहे हैं वही सज़ा आपको उन ब्राह्मण और राजपूत लड़कों को भी देनी होगी। आप एक टारगेट एक विशेष जात को या विशेष धर्म को देने का जो ये है वो खराब कर रहा है देश को, वो कमज़ोर कर रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।